इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं सॉल्व्ड एग्जांपल्स को, जो कि रिलेटेड है एक्सरसाइज 4A से। तो सबसे पहले अपने फर्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए इसमें हमें क्या क्या दिया गया है। हमें बेसिकली इसमें 6 पार्ट्स दिए गए हैं और हर एक पार्ट में हमें डिस्कस करना है कि इनमें से कौन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। x² - 5x + 3 = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। देखिए जब भी आपके पास कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है ना कि x² - 5x + 3 = 0, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, वो यहाँ पर है। यहाँ पर सारी जो पावर्स है वो इंटीजर होनी चाहिए, वो भी है। यहाँ पर इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है। इसके साथ साथ आपको क्या देखना है कि भाई इनके कोफिशिएंट्स होने चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, वो भी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है। ये पार्ट क्लियर हो गया। इसी तरीके से हम सेकेंड पार्ट को देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं डायरेक्टली यहीं से आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए 2x² - 3√2x + 6 = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो x की पावर कितनी है, 2, x की पावर है 1, और यहाँ पर x की पावर होगी नहीं क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। इसके साथ साथ जितने कांस्टेंट टर्म है अगर उसमें रूट आता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तब भी वो क्वाड्रेटिक कहलाती है। जो हमारे पास कोफिशिएंट्स होते हैं उसमें कैसा भी कोफिशिएंट हो, चाहे वो इरेशनल नंबर हो, रेशनल नंबर हो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अब यहाँ पर आप देखिए 3x² - 2√x + 8, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर जो x की पावर है, इधर देखिए, इधर x की पावर हाफ है और कभी भी x की पावर फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या किसी भी एक पॉलिनोमियल की जब हम बात करते हैं तो उसमें जितनी भी पावर्स होती हैं वो सब इंटीजर के फॉर्म में होती हैं, तो ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है। इसलिए हम बोलेंगे कि थर्ड वाली जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक नहीं है। इतना क्लियर हो गया। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है, बट थर्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। अब हम आ जाते हैं फोर्थ पे। फोर्थ इक्वेशन देख लेते हैं कि फोर्थ में क्या कहा गया है। देखिए यहाँ पर दिया गया है 2x² - 3 = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है? बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक है। कई लोग अगर ये चीज़ सोचें, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि भाई यहाँ पर 2x² - 3 = 0। जब इनिशियली वो क्वाड्रेटिक के बारे में जानना शुरू करते हैं वो सोचते हैं कि ये शायद क्वाड्रेटिक नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें x वाला कोफिशिएंट तो है ही नहीं, मतलब x वाला टर्म तो है ही नहीं ना, उसको कोफिशिएंट है कुछ। देखिए जब आपके पास इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो मैं आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है कुछ इस तरीके से। अगर इस जनरल फॉर्म को वो रेप्लिकेट कर पाता है कोई भी इक्वेशन तो इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक है। अब आप सोचिए यहाँ पर x² है, इसका कोफिशिएंट 2 है, बिल्कुल ठीक है, तो इसको आपने लिख दिया 2x²। अब आपके पास x वाला टर्म नहीं है तो आप उसको लिख सकते हैं +0 × x प्लस, फिर यहाँ पर ही हो गया -3। इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन में आपके पास a की वैल्यू 2 थी, b की वैल्यू 0 थी और c की वैल्यू आपके पास 3 थी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई एक टर्म मिसिंग होता है तो भी वो क्वाड्रेटिक हो सकती है। बस आप ये बोल सकते हैं कि भाई हमारे पास x वाला टर्म नहीं था तो उसका कोफिशिएंट 0 माना जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पर इसकी जगह कुछ इस तरीके से लिखा जाता कि भाई 2x + 3, तब आप नहीं कह सकते कि ये क्वाड्रेटिक है। ये क्वाड्रेटिक नहीं हो सकती है। यहाँ पर आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई ये इक्वेशन है, इसको आप 0x² + 2x + 3 मान के चल लीजिए, क्या दिक्कत है। देखिए यहाँ पर यही सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप जब भी क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो उसमें x वाला टर्म नहीं होगा, चलेगा, लेकिन x² वाला टर्म होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगी, क्योंकि तब ये इसका पूरा फॉर्म ही चेंज हो जाएगा, इसकी डिग्री ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर इस तरीके से आप डिफाइन करने लग गए तो आप x + 3 को ऐसा ही बोल सकते हैं कि भाई ये तो x + 3 ऐसा होना चाहिए, 0x³ + 0x² + x + 3, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो ये तो क्यूबिक भी हो गई। तो इसलिए ऐसी इक्वेशंस कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती हैं कि ये क्वाड्रेटिक या क्यूबिक होंगी। इसमें जो हाईएस्ट डिग्री वाला पावर है, हाईएस्ट डिग्री वाला जो टर्म है, उसका कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो अगर मैं आपको इन जनरल बताऊं कि जब आप क्वाड्रेटिक की बात करते हैं ax² + bx + c, तो इसमें आप ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, ठीक है। और जितनी भी वेरिएबल्स की पावर हैं वो सब इंटीजर होंगी, वो कभी भी यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं हो सकती हैं। और साथ में अगर आपके पास b और c है तो इन दोनों में से कोई सी भी वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन a 0 नहीं हो सकता है। इतना क्लियर हो गया। तो हमने बेसिकली यहाँ पर फोर्थ वाले क्वेश्चन से बाकी सारी चीज़ों को, बाकी सारी क्वेरीज को कवर कर लिया।
अब हम आ जाते हैं फिफ्थ वाले पार्ट पे। फिफ्थ में दिया गया है एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए अब आपके पास जो फिफ्थ पार्ट है उसमें कह दिया कि भाई यहाँ पर हमारे पास x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब क्या होता है कि कई लोग कहेंगे कि भाई अगर इस इक्वेशन को हम ध्यान से देखें, ये पूरे पार्ट को अगर हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बाई एक्स। ठीक है, इसके साथ साथ क्या हो सकता है कि भाई यहाँ पर अगर आप इसको इस तरीके से लिखेंगे 0 इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 2 माइनस का x प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस 1। ठीक, तो ये तो हमारी क्वाड्रेटिक हुई, राइट। अब आप देखिए ये क्वाड्रेटिक हो तो रही है, बिल्कुल इस चीज़ को हम सेटिस्फाई करके देख सकते हैं कि भाई इसके अगर आप देखें इसमें सारी पावर्स हैं और सारी पावर्स इंटीजर हैं। तो मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर नॉन नेगेटिव इंटीजर आते हैं, ध्यान रखिएगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर ही आते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो पावर्स हैं या तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है एंड सो ऑन। मैंने जानबूझ के नेचुरल नंबर नहीं कहा, नॉन नेगेटिव इंटीजर इसलिए कहा है क्योंकि अगर हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो पावर 0 नहीं आ सकती, फिर वो कांस्टेंट टर्म नहीं आता। आप देखते हैं ना कि यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हम लिखते हैं, तो ये जो c है इसको आप ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना कि c इंटू एक्स रेज टू पावर 0। तो इसका मतलब x की पावर 0 भी हो सकती है, x की पावर 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, बट नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। ठीक है, अब कई लोग कहते हैं कि भाई ठीक है ये क्वाड्रेटिक नहीं है तो फिर ये होगा क्या। ठीक, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करके देखेंगे ना, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, क्योंकि इसके नीचे अगर आप देखें तो ये 1 होगा, तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। एक्चुअली में एक क्यूबिक इक्वेशन है, अगर आप इसको ध्यान से नोटिस करें तो ये क्यूबिक इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक नहीं थी। इसीलिए हमेशा जब भी आपके पास इस टाइप का इक्वेशन आए और आपके पास हमेशा पावर 2 दी जाए तो उसको आप मत इस तरीके से आइडेंटिफाई मत कर लीजिए कि वो क्वाड्रेटिक होगा ही होगा, पहले आप उसको पूरा सिंप्लीफाई करके देखिए। ऐसा देखिए कि भाई यहाँ पर कोई नेगेटिव पावर तो नहीं आ रही है, अगर नेगेटिव पावर आ रही है तो पहले आपको उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तब आप उसके बाद डिसाइड कर पाएंगे कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। इतना क्लियर हो गया, ये पार्ट क्लियर हो गया किस तरीके से इसको हम जज करेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। फिफ्थ वाला पार्ट आई थिंक फिफ्थ वाला पार्ट हो गया, सिक्स पे आ जाते हैं। ये गलती से मैंने फोर्थ लिख दिया था, ये एक्चुअली में फिफ्थ होना चाहिए था। ठीक है, फिफ्थ क्लियर हो गया। अब सिक्स पे आ जाते हैं। देखिए सिक्स वाले में क्या कहा गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होल 1 बाई 4। ये भी बिल्कुल पिछले वाले जैसा ही है। देखिए यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होल 1 बाई 4। सबसे पहले तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस अगर कोई इसको इस तरीके से लिखे कि एक्स रेज टू पावर माइनस का 2 इज इक्वल टू 4 4 16 प्लस 1 17 बाई 4। कोई अगर ये कहे कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस 2 माइनस का 17 बाई 4 इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक है? क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर तो 2 दिख रही है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी पावर नेगेटिव है। या तो आप इसको पूरा सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करके लिखिए कि सारी पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, कोई नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब पावर पॉजिटिव कैसे हो सकती है, अब ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर में आप ऐसा बोल सकते हैं ना कि एक्स स्क्वायर बाय 1 हो सकता है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं। अब इसको अगर आप ऐसे ना सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरीके से करिए कि यहाँ पर आपने एलसीएम ले लिया एक्स स्क्वायर। अब ये अगर आपने इन दोनों का 1 और एक्स स्क्वायर का एलसीएम एक्स स्क्वायर लिया है तो इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स रेज टू पावर 4 हो जाएगा प्लस ये 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो गया 17 बाई 4, राइट। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया 4x रेज टू पावर 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 17x स्क्वायर। इसको हम ये बोल सकते हैं कि भाई 17x स्क्वायर को इधर ले आते हैं तो 4x रेज टू पावर 4 माइनस 17x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब इस इक्वेशन को देखिए, ये इक्वेशन एक्चुअली में आपकी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करिएगा कि ये प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये आपकी एक्चुअली में बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसी इक्वेशंस हमेशा अगर इसमें देखा जाए तो पावर हाईएस्ट है 4, तो इसका मतलब इसकी डिग्री हो गई 4, डिग्री तो 2 नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक तो नहीं है। ठीक है, क्यूबिक भी नहीं है, ये बाई क्वाड्रेटिक है, जिसके अंदर पावर 4 वाला टर्म है, पावर 2 वाला टर्म है, पावर 1 और पावर 3 वाले टर्म नहीं है, तो इसका मतलब उनका कोफिशिएंट 0 होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमने फर्स्ट वाले एग्जाम्पल से एक चीज़ बहुत अच्छे से सीख ली
कि जब आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस टाइप का टर्म होता है और इसको आपको क्वाड्रेटिक बताना है, तो आप इसको कैसे बताएंगे क्वाड्रेटिक? सबसे पहले आप ये कहेंगे कि भाई कोई भी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसमें x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होनी चाहिए, मतलब इसकी डिग्री 2 होनी चाहिए। ये पार्ट आपका क्लियर हो गया। फिर दूसरा पार्ट ये है कि भाई यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता है, b और c कैन बी 0, ठीक है, ये 0 हो सकते हैं बट a 0 नहीं हो सकता है। दूसरा पार्ट क्लियर हो गया। साथ में हमारे पास जो x की जो पावर्स हैं, जो भी यहाँ पर पावर है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर ये होना चाहिए। ये 3 चीज़ क्लियर हो गई, तभी आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। इतना क्लियर हो गया। अब ये पार्ट अगर क्लियर हो गया है तो अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल 2 पे। एग्जाम्पल 2 को देख लेते हैं उसमें क्या दिया गया है। अब देखिए एग्जाम्पल 2 में सबसे पहले आप फर्स्ट वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। तो सबसे पहले हमारे पास ये बिल्कुल बेसिक इक्वेशन दी गई है कि यहाँ पर हमारे पास है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं और प्रॉपर इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, जनरल फॉर्म में, ठीक है। तो भाई देखिए, अब आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2x इंटू एक्स करेंगे तो ये कितना हो गया 2x स्क्वायर, में 2x इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये माइनस का 6 हो गया। देन माइनस 1 इंटू एक्स कितना हो गया, माइनस का x, एंड देन माइनस 1 इंटू माइनस 3 कितना हो गया, प्लस का 3। इसी तरीके से x इंटू एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 कितना हो गया माइनस का 2x, देन 4 इंटू एक्स कितना हो गया प्लस का 4x, एंड देन 4 इंटू 2 कितना हो गया माइनस का 8। इतना क्लियर हो गया। अब ये जो पूरा पार्ट है इसको हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, 6x और x, तो ये हो गया माइनस का 7x प्लस 3। ये x स्क्वायर इधर आ जाएगा तो ये माइनस का x स्क्वायर आ गया। ये 2x इधर आ जाएगा तो ये प्लस का 2x आ गया। ये 4x इधर आ जाएगा तो ये माइनस का 4x आ गया। ये 8 इधर आ जाएगा तो ये प्लस का 8 आ गया। इज इक्वल टू कितना हो गया 0। 2x माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो गया एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, माइनस का 7x माइनस का 4x कितना हो गया माइनस का 11 हो गया। अब उसके साथ साथ प्लस का 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि माइनस 11 में प्लस 2 करेंगे तो ये माइनस का 9 बचेगा। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए 3 प्लस 8 कितना हो गया 11 हो गया, इज इक्वल टू 0। ये ओवरऑल इक्वेशन क्या बनकर आ रही है, तो ये ओवरऑल इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक बनकर आ रही है, क्योंकि इसके अंदर इसकी जो डिग्री है वो 2 है, सारे कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। साथ में जो जिसकी पावर जिसकी हाईएस्ट पावर है उसका जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं है। जितनी भी इसके अंदर पावर्स हैं वो सब इंटीजर फॉर्म में है, नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं, तो मतलब ये क्वाड्रेटिक है। इतना क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में देख लेते हैं क्या दिया गया है। ये आपके पास इक्वेशन है x प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, फिर इसको डिस्कस करेंगे। x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू यहाँ पर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। देखिए सबसे पहले वही चीज़ है कि इसको सॉल्व करना है, तो पहले इस क्यूब को ओपन कर देते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर अगर आप 2x से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो कितना आएगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x क्यूब, और साथ में 2x इंटू 1 कितना हो गया माइनस का 2x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो पूरा 2x क्यूब है इसको आप लेफ्ट साइड पे ले आ सकते हैं, तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 8, ये 3 इंटू 2 6 हो गया 6x स्क्वायर, देन 3 इंटू ये 2 स्क्वायर मतलब 4 इंटू 3 कितना हो गया 12x, ये माइनस का 2x क्यूब प्लस का 2x, क्योंकि ये माइनस का था इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये हो गया 0। अब देखिए ये है x क्यूब, ये माइनस का 2x क्यूब है, तो इसको आप बोल सकते हैं ना कि माइनस एक्स क्यूब हो गया, ठीक है। x क्यूब माइनस 2x क्यूब कितना हो गया माइनस एक्स क्यूब। साथ में यहाँ पर हमारे पास 6x स्क्वायर है तो प्लस 6x स्क्वायर प्लस ये 12x है और ये 2x है, ये 2x प्लस में था, ये यहाँ पर एक्चुअली प्लस में था, तो 12x प्लस 2x कितना हो गया 14x, और साथ में ये कितना था 8, तो प्लस का 8 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तो ये एक्चुअली में जो इक्वेशन है ये हमारी एक क्यूबिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक नहीं है। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 नहीं है। इतना क्लियर हो गया।
अब ये पार्ट क्लियर हो गया है, तो अब हम आ जाते हैं थर्ड वाले पार्ट पे। यहाँ पर आप देखिए थर्ड वाले पार्ट में क्या दिया गया है। एक्चुअली में आई थिंक मैंने सेकंड वाला पार्ट किया था, हाँ सेकंड वाला पार्ट किया था, थर्ड किया था। x+2 होल क्यूब, ओके ठीक है, सेकंड वाला था वो। एक्चुअली दोनों देखने में ऐसे लग रहे हैं ना, x+2 होल क्यूब, x+1 होल क्यूब, कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो रहा है इसमें। सो यहाँ पर आप देखिए x+1 होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस x+6, ये है, ठीक है। इसको फाइनल जजमेंट मत देना कि भाई ये देखते के साथ ही आप इक्वेशन बता दे रहे हैं। सबसे पहले इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके ज़रूर देखिए, ठीक है। लास्ट वाला हमारा क्यूबिक बनकर आया था, अब इसको देख लेते हैं ये क्यूबिक बनेगा कि नहीं। x+1 का होल क्यूब फिर से ओपन करेंगे तो x क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 एंड देन प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 6। अब ये पूरा पार्ट जो है इसको हम ले आते हैं लेफ्ट साइड पे, तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 1, ये कितना था प्लस 3x स्क्वायर, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही रहेगा नंबर, ये 1 रहेगा, ये बाकी का 3x हो गया। और साथ में ये पार्ट इधर आया था तो ये माइनस का एक्स क्यूब, और ये x प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, 6 प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर 3x स्क्वायर है, बाकी कोई एक्स स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम लिख देते हैं 3x स्क्वायर। 3x है इधर और ये माइनस का x है, तो ये हो जाएगा प्लस का 2x, साथ में ये 1 और ये माइनस का 6, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। तो ये ओवरऑल पार्ट हो गया इतना क्लियर है। 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन है। अब फाइनल इक्वेशन ये बनकर आई है, तो इसका हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक है। इतना क्लियर हो गया, इसमें कोई भी ऐसी पावर नहीं है x की जो नेगेटिव हो, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक होगी। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में देख लेते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पर देखिए x, फिर यहाँ पर ये कितना है इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना हो गया x+2 इंटू एक्स माइनस 2। सो ये हमारे पास इक्वेशन है कुछ इस तरीके से, x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 6 इज इक्वल टू x+2 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। ये देखिए सबसे पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 कितना हो गया, तो ये हो गया 3x प्लस 6 इज इक्वल टू, ये a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो सकता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये पार्ट कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। इस पूरे पार्ट को लेफ्ट साइड पे ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस का 4 है तो इधर आ जाएगा तो ये प्लस का 4 हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पर है ये 3x, तो ये रह गया 3x, ये 6 प्लस 4 कितना हो गया 10 हो गया, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनकर आई, ठीक है। अब इसमें देखिए कि जब हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनकर आई तो इसमें कोई एक्स स्क्वायर वाला तो वेरिएबल नहीं है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं होगी, ठीक है। ये हमारी लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो वही चीज़ है कि इस इक्वेशन को देखकर आपको नहीं बताना है, यहाँ पर आपको एक बार सिंप्लीफाई करके देखना है, जो फाइनल आपका रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि क्वाड्रेटिक होगी या नहीं होगी। इतना क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, आई थिंक ये पार्ट सारे क्लियर हो चुके हैं, पार्ट यहाँ पर 4 तक थे, तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सो एग्जाम्पल 3 में देख लेते हैं क्या दिया गया है। देखिए इसमें कहा गया है कि फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 शो दैट, हमें ये शो करना है कि ये 3 सॉल्यूशन है, 1/2 इसका सॉल्यूशन है, माइनस का 1/2 इसका सॉल्यूशन है और साथ में 4 इसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। हम तीनों चीज़ें एक ही इक्वेशन में सॉल्व कर देते हैं, वो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था। अच्छा पहले मैं आपको इक्वेशन लिख के दिखा देता हूँ। ये हमारे पास थी 2x स्क्वायर, तो ये इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, और साथ में हमें सबसे पहला वाला पार्ट का है कि x इज इक्वल टू 3, और साथ में सेकंड वाला पार्ट है x इज इक्वल टू माइनस का 2, ये जो हमारे पास है माइनस का 1/2, और साथ में जो थर्ड पार्ट है, ठीक है, ये इसका x इज इक्वल टू 4। इसमें कहा गया है कि भाई हमारे पास जो x इज इक्वल टू 3
और माइनस का 1/2 है, ये दोनों सोल्यूशन है बट ये सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, ये हमें बताना है। सबसे पहले ये हमारे पास इक्वेशन है। जब भी कोई सोल्यूशन होता है तो हमें क्या देखना होता है कि उस इक्वेशन में से जो हमारे पास सोल्यूशन है उस वेरिएबल को एक बार इस इक्वेशन के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं एक रिप्लेस करके देखते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करके देखिए एक्स इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 3 है तो ये 3 स्क्वायर माइनस का 5 इंटू 3 और ये माइनस का 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब यहाँ पर ये 2 इंटू 3 स्क्वायर कितना हो गया 9, सो 2 इंटू 9 कितना हो गया 18 माइनस यहाँ पर 5 इंटू 3 15 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर ये 18 माइनस 15 और ये माइनस का 3 तो ये 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है एक्स इज इक्वल टू 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पा रही है क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, इसी तरीके से आपको वेरीफाई करना है। साथ में आपको ये वाला पार्ट भी वेरीफाई करना है कि भाई एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1/2 इसका सोल्यूशन है कि नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू यहाँ पर माइनस का 1/2 का स्क्वायर होगा, माइनस का 5 इंटू माइनस का 1/2 हो गया एंड देन प्लस माइनस का 3 प्लस नहीं माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ये आपका सेकेंड पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट तो वेरीफाई कर लिया हमने, सेकेंड वाला पार्ट भी वेरीफाई कर लेते हैं कि देखिए अब आप देख लीजिए एक बार इक्वेशन आपकी सही है कि नहीं। 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, तो यहाँ पर x की जगह हमने यहाँ पर माइनस 1/2 रिप्लेस कर दिया। इसमें 2 इंटू देखिए नेगेटिव का जब स्क्वायर होता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये पॉजिटिव हो गया और ये कितना हो गया 1 का स्क्वायर मतलब 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, साथ में माइनस और माइनस ये दोनों मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में क्योंकि 5 माइनस 1/2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 इंटू 1 कितना हो गया 5 हो गया और बाद डिवाइडेड बाय 2 हो गया। ठीक है, ये माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए 2 को हम 4 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, कई बार कई स्टूडेंट्स इसमें ये मिस्टेक करते हैं कि अच्छा यहाँ पर ये लिखा गया है 2 ब्रैकेट 1/4, तो वो सोचते हैं कि अच्छा 2 + 1/4 लिखा गया, जबकि ये गलत है। जब यहाँ पर ब्रैकेट दिया जाता है तो उसको कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। जब सपोज आपके पास a + b इस तरीके से ब्रैकेट दिया गया तो इसका मतलब ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है, बस ये प्लस का मतलब ये है कि ये पॉजिटिव टर्म है, बस और कुछ नहीं। अगर आपके पास a + b इस तरीके से लिख के दिया जाए तो इसका मतलब है कि हाँ भाई a और b एक दूसरे के साथ ऐड हो रहे हैं। इतना क्लियर हो गया? तो यहाँ पर ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो हमने क्या करा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट किया और बाद में हमारे पास जो फैक्टर बचा वो 2 बचा। तो यहाँ पर 1/2 आ गया प्लस 5/2 आ गया माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। 1/2 प्लस 5/2 कितना हो गया, यहाँ पर ये 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर 1 + 5 कितना हो गया 1 + 5 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। 1 + 5 होता है 6/2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये दोनों कैंसिल आउट होंगे तो ये 3 आएगा, तो 3 - 3 इज इक्वल टू 0, दैट इज़ 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब LHS और RHS इक्वल हो गए। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया कि भाई ये जो पार्ट है ना ये 1/2 ये इसका सोल्यूशन है, ये वेरीफाई हो गया। इतना क्लियर हो गया? इसी तरीके से आपको x इक्वल टू 4 को चेक करना है। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं इसको। अब x इक्वल टू 4 को हमें देखना है तो सबसे पहले इक्वेशन देख लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन थी 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन थी और हमें चेक करना है कि भाई x इक्वल टू 4 इसका सोल्यूशन है कि नहीं है। ठीक है, वैसे हमें प्रूफ करना है कि इसका सोल्यूशन नहीं है। तो x इक्वल टू जो 4 की वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस इक्वेशन में। तो ये आ जाएगा 2x की वैल्यू 4 थी तो ये 4 स्क्वायर देन माइनस का 5 इंटू x की जगह क्या हो जाएगा 4 और ये माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, माइनस का 5 इंटू 4 कितना हो गया 20 हो गया, ये माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। 2 इंटू 16 कितना हो गया 16 इंटू 32 हो गया और ये माइनस का 20 और ये माइनस का 3 तो ये कितना हो गया माइनस का 23 इज इक्वल टू 0। 32 में से अगर 23 को माइनस करेंगे तो ये 9 आएगा, 9 इज इक्वल टू 0 विच इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये है कि LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। यहाँ पर LHS और RHS इक्वल आ ही नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पार्ट है वो सॉल्यूशन नहीं है। दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, दैट्स इट। इतना क्लियर हो गया? तो ये भी वेरीफाई कर लिया हमने कि यहाँ पर ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। हमारे 3 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। उसमें देख लेते हैं क्या दिया गया है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि इसमें भी वही चीज़ है कि भाई शो करना है हमें √2 और माइनस का 2√2, ये दोनों रूट्स हैं इस इक्वेशन के। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को लिख देते हैं। एग्जाम्पल्स में कुछ कुछ चीज़ें मतलब बिल्कुल बेसिक बेसिक दी गई हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक ज़्यादा कुछ खास है नहीं। हमें ये क्या करना है कि इक्वेशन है x² प्लस यहाँ पर √2x - 4 है, और साथ में हमें ये चेक करना है कि भाई यहाँ पर ये √2 और साथ में ये माइनस का 2√2, ये हमें शो करना है कि ये इसके सॉल्यूशन है। शो करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आप क्या करिए, √2 की वैल्यू इसमें रिप्लेस करके देखिए। मतलब अगर x = √2 आपने रिप्लेस किया तो कितना आएगा आंसर, तो √2 रिप्लेस करेंगे तो ये √2 का स्क्वायर हो गया, प्लस √2 इंटू एक्स की जगह जैसे आप रिप्लेस करेंगे √2, तो यहाँ पर ये माइनस का 4 = 0। √2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 हो गया। √2 इंटू √2 कितना हो गया, 2 हो गया। और ये माइनस का 4 = 0, 2 + 2 कितना हो गया, 4, -4 = 0, तो यहाँ पर ये हो गया 0 = 0। ठीक है, तो ये LHS = RHS, ये आंसर है। इतना क्लियर हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब इसका मतलब ये है कि ये तो हमने पहली बार तो वेरीफाई कर लिया कि भाई ये ठीक है, ये इसका रूट है। अब इसको भी वेरीफाई करने हैं, तो इसको वेरीफाई करेंगे तो x = माइनस का 2√2 इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2√2 का होल स्क्वायर, फिर ये x की जगह ये √2 इंटू एक्स की जगह हम माइनस का 2√2 डाल देते हैं, तो ये माइनस का 2√2 और साथ में माइनस का 4 = 0। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, देखिए माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये प्लस आ जाएगा। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। √2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2। और साथ में देखिए यहाँ पर इस √2 को अगर आप इस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हो गया एक्चुअली में माइनस का 2 × 2 और साथ में माइनस का 4 = 0। अब ये 4 × 2 कितना हो गया, 8। और ये कितना हो गया भाई, ये 2 × 2 4 हो गया, वो माइनस का 4 था, तो ये एक्चुअली में माइनस का 4 आएगा। और ये माइनस का 4 हो गया = 0। -4 कितना हो गया, माइनस का 8। सो 8 - 8 कितना हो जाएगा, 0 = 0। तो इसका मतलब LHS = RHS। एक और चीज़ मैं बताता हूँ, इस स्टेप के अंदर अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन होता है कि भाई यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस क्यों लिखा, तो मैं आपको सिंपल चीज़ कहता हूँ। एक टर्म अगर आपके पास इस तरीके से आती है, प्लस माइनस का 4 आया, ठीक है, तो ये प्लस और ये माइनस क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, नेगेटिव। और बाकी जो टर्म है हमारे पास वो 4 है, तो वो 4 आ जाएगा, इसलिए माइनस का 4 था। इसमें अगर आपको कन्फ्यूजन था तो ये भी चीज़ मैंने क्लियर कर दिया आपको। ये पूरा पार्ट क्लियर हो गया किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन 4 अगर क्लियर हो गया तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर अभी तक हम इस इक्वेशन में ये देख रहे थे कि इसको वेरीफाई करना है, अब हमें रूट्स निकालने हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। ये बिल्कुल बेसिक फॉर्म में दिया गया है कि हमारे पास एक इक्वेशन है, उसको दे दिया भाई x + 2 × 3x - 5 = 0। ठीक है, इसका हमें सॉल्यूशन बताना है। एक बात बताइए, जब आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से, सपोज आपके पास दो नंबर है a × b = 0, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 कब होगा, कोई भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब होता है, या तो फिर आपके पास a की वैल्यू 0 हो तब वो 0 होगा, या तो b की वैल्यू 0 हो तब वो 0 होगा, या दोनों 0 हों। ठीक है, इनमें से कोई एक भी 0 हो गया तो भी आंसर आपका 0 आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको इसको चेक करना है कि इनकी वैल्यू मिलाकर मल्टीप्लाई करके 0 आ रही है, तो या तो ये वाला पार्ट आपका 0 हो या तो ये वाला पार्ट आपका 0 हो। तो जब आप इसको 0 से इक्वेट करेंगे, x + 2 = 0 करेंगे, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2, या तो ये आना चाहिए। या अगर आप इसको 0 से इक्वेट करेंगे 3x - 5 = 0, तो इसका मतलब x = 5/3 आना चाहिए, या तो ये वाला पार्ट आना चाहिए। ये दोनों ही अगर आपके आते हैं, या तो x की वैल्यू -2 आता है या तो x की वैल्यू 5/3 आता है, तो इसका मतलब आपकी जो इक्वेशन है इसके आपका सोल्यूशन बनकर आ जाएगा। मतलब ये पार्ट 0 के साथ इक्वेट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों आपके सोल्यूशन हैं। इतना क्लियर हो गया, ये पार्ट क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया, तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पर कहा गया है 5x² - 8x = 0। सो आपके पास है यहाँ पर 5x² - 8x = 0। अब मैं इसमें आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। एक स्टूडेंट है जिसने इस तरीके से इसको सॉल्व किया कि 5x² = कितना हो गया, 8x, क्योंकि 8x को हम इधर ले आ सकते हैं ना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ माइनस का था तो यहाँ पर प्लस का हो गया। फिर x को हमने
एक्स के साथ कैंसिल आउट कर दिया। ये मैंने पावर इसलिए हटा दिया क्योंकि हमारे पास एक 2x थे ना इसके अंदर, एक्स स्क्वायर का मतलब 2x थे, तो पावर हटाने के बाद बचा यहाँ पर x। ठीक है, ये 5x इज इक्वल टू कितना हो गया 8, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 8/5, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक स्टूडेंट का आंसर इस तरीके से आया, एक का आंसर इस तरीके से आया कि यहाँ पर इसने x को कॉमन लिया तो x कॉमन ले लिया हमने, बचा कितना 5 इंटू एक्स 5x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अगर ये वाला पार्ट 0 होता है तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 है, अगर ये वाला पार्ट 0 होता है तो इसका मतलब 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 8/5 है। ठीक है, दूसरे स्टूडेंट के दो आंसर आ रहे हैं, पहले वाले स्टूडेंट का एक आंसर आ रहा है। कौन सा आंसर सही है? ये वाला आंसर सही है। ठीक है, कभी भी जब आप वेरिएबल को कैंसिल आउट कर देते हैं ना तो आप क्या करते हैं पता है, एक रूट की पॉसिबिलिटी को ख़त्म कर देते हैं। वो आपको ध्यान रखना है कि आप हमेशा जब इक्वेशन को सॉल्व करें, स्पेशली जब आपके पास वेरिएबल्स हों और वो कैंसिल आउट हो रहे हों, तो आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अगर वो कैंसिल आउट नहीं होते तो क्या हो सकता था। ठीक, इसलिए कैंसिल आउट करने की जगह इस तरीके से सॉल्व करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इसलिए कभी कैंसिल आउट मत करिएगा, अदरवाइज़ आपका सिर्फ एक ही आंसर आएगा, बाकी का दूसरा वाला आंसर मिस हो जाएगा। और ये सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स की। 10th क्लास में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैंने मिस्टेक करते हुए देखा है, सिर्फ पॉलिनोमियल से रिलेटेड या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड मिस्टेक करते हुए, वो होती है सिर्फ यही टाइप की कि यहाँ पर ही कैंसिल आउट कर देते हैं। इसलिए मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी ये चीज़ मेंशन करी थी, अब यहाँ पर भी कर दी है। ठीक है, अब इसके साथ साथ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया। 7 में क्या कहा गया है, हमें कहा गया है कि भाई यहाँ पर सॉल्व 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये हमारे पास इक्वेशन है 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हमें सॉल्व करना है किससे? फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि भाई फैक्टराइजेशन मेथड या मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड दोनों बात सेम ही होती हैं। मैं नॉर्मली इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड ज़्यादा बोलता हूँ। ठीक है, देखिए उसमें करना क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई हमारे पास ऐसे दो नंबर होना चाहिए जिनका सम इस मिडल वाली जो डिजिट है, जो भी मिडल वाला वेरिएबल है, इसका जो कोफिशिएंट है इसके बराबर होना चाहिए। इसका कोफिशिएंट कितना है? -1, तो सम -1 होना चाहिए। और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए उन दोनों नंबर्स का? उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट इसका और इसका प्रोडक्ट होना चाहिए। दैट इज 6 इंटू -2 कितना हो गया? 6 इंटू -2, तो ये हो गया माइनस का 12। माइनस ज़रूर ध्यान रखना, ये प्लस का 6 है और ये माइनस का 2 है, इसीलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 12 आया। मतलब हमें दो नंबर ऐसे निकालने हैं जिनका प्रोडक्ट तो माइनस का 12 हो और सम हो -1। सबसे पहले आप बताइए कि 12 किसका प्रोडक्ट हो सकता है? एक हो सकता है भाई 6 इंटू 2, एक हो सकता है भाई हमारे पास 3 इंटू 4। ठीक है, अब 3, 4 ये ज़्यादा रीजनेबल नंबर्स लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनमें से हम -1 जनरेट कर सकते हैं। कैसे जनरेट करेंगे अब वो देखते हैं। देखिए जब कोई दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव होता है तो इसका मतलब एक नंबर पॉजिटिव होगा, एक नंबर नेगेटिव होगा। अब कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव होगा ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा सम से। अगर सम हमारा नेगेटिव है तो इसका मतलब जो हाईयर नंबर होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि टोटल इन दोनों को मिलाकर अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब बड़ा नंबर नेगेटिव होना चाहिए। तो ये मतलब ये है कि 4 हमारा नेगेटिव होगा और 3 हमारा पॉजिटिव होगा। इसीलिए इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर सम आएगा आपका माइनस का 1। -4 + 3 कितना होता है? -1। तो ये आ गया। मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए -4 और -3 चाहिए। तो बस आप इसको स्प्लिट कर दीजिए, किस में? -4x और -3x में, सॉरी +3x में। ठीक है, -x को हमने स्प्लिट कर दिया -4x और +3x में, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो -x ही आएगा। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, क्योंकि हम मिडल टर्म को ही स्प्लिट करते हैं। साथ में -2 एज इट इज़ रह गया और साथ में 6x² वो भी एज इट इज़ रह गया इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर आप x कॉमन ले सकते हैं, एक और चीज़ आप कॉमन ले सकते हैं, 2 भी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से, तो हमने ले लिया 2x कॉमन। जब आपने ये 2 से डिवाइड किया तो ये बचा 3, इसमें से आपने x बाहर निकाल दिया तो यहाँ पर एक बचेगा x। यहाँ से आपने 2 से डिवाइड करा तो ये कितना हो गया 2, x निकाल दिया तो बचेगा सिर्फ इतना ही। ठीक है, इसमें आप कोई कॉमन ले नहीं सकते हैं तो आप इसमें यहाँ पर सिर्फ 1 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर ये हो गया 3x - 2 इज इक्वल टू 0। दोनों में 3x - 2 एक कॉमन फैक्टर है, तो हमने क्या करा 3x - 2 कॉमन ले लिया। बाकी का बचेगा क्या? इधर बचा 2x
और इधर कितना बचा, प्लस का 1। इतना क्लियर हो गया, इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए कि ये जो आपके पास टर्म है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होकर आ गया, 3x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट होकर आ गई। और ये एक तरीके से क्या है, ये है पूरी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स, इसीलिए इसको फैक्टराइजेशन मेथड कहा है। ठीक है, अब अगर ये देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल है तो या तो ये 0 होना चाहिए या तो ये 0 होना चाहिए। कोई भी इन दोनों में से एक 0 होगा तो ओवरऑल जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो हम अगर इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 कितना होना चाहिए, इसका मतलब x इज इक्वल टू 2/3 होना चाहिए। यह आपके पास पहला आंसर आया। अगर ये 0 के इक्वल होगा तो ये 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 1। सो ये x इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 1/2। तो या तो ये होना चाहिए, आइदर दिस और दिस। तो x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1/2 और साथ में 2/3। ये इसके रूट्स हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। इतना क्लियर हो गया, पूरा बेसिक क्लियर हो गया इसका। अब क्वेश्चन नंबर 7 अगर आपका क्लियर हो गया है तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देख लेते हैं क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर देखिए हमें कहा गया है कि सॉल्व दिस वन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से ही इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 8x² माइनस का 22x माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। इसको हमें सॉल्व करना है किससे, फैक्टराइजेशन मेथड से। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनका सम कितना होना चाहिए, इसके इक्वल, मिडिल टर्म के इक्वल, दैट इज माइनस का 22। इसी तरीके से उन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो होना चाहिए इसके और इसके प्रोडक्ट के इक्वल, दैट इज 8 इंटू 21। तो 8 इंटू 21 कितना होगा, 8 1 8, 8 टू 16, तो ये हो गया। लेकिन देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, जब मल्टीप्लाई होंगे तो ओवरऑल माइनस होगा। ठीक है, मतलब उन दोनों नंबर्स का सम तो माइनस का 22 होना चाहिए और साथ में प्रोडक्ट होना चाहिए माइनस का 168। अब आपको नंबर्स कैसे सेलेक्ट करने हैं, आपको पता कैसे चलेगा कि वो दोनों कौन से नंबर्स हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आए आपके सामने, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले 168 के फैक्टर्स निकाल लीजिए। अगर आप फैक्टर निकालेंगे तो 2 से डिवाइड होगा तो ये हो गया कितना, 84। फिर से 2 से डिवाइड होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42। फिर 2 से डिवाइड होगा तो 21, देन 3 से डिवाइड हुआ तो 7, एंड देन 7 से डिवाइड हुआ तो ये 1। तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो एक्चुअली में कितने हैं, 168 के जो फैक्टर्स हैं वो आपके पास आ जाएंगे 168 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 क्यूब, या इस तरीके से आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, अब आपको देखना है कि भाई ऐसे कौन से दो नंबर्स हों जिनको मिलाकर हम 22 बना पाए। ठीक है, एक चीज़ देखिए, अगर आपने इसको ऐसे लिखा, 2 यहाँ पर ले लिया, बाकी नंबर्स इधर ले लिए, तो ये 2 इंटू ये कितना हो गया 21 और ये यहाँ पर ही हो गया 84। अब 84 और 2 को मिलाकर तो आप कहीं से भी नहीं बना सकते माइनस का 22। ठीक है, अब आप बताइए कि अगर हमने ये नहीं लिया होता, कोई दूसरा नंबर लिया, सपोज़ हमने क्या करा कि ये ले लिया, यहाँ पर ये ले लिया 4 इंटू बाकी के दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट ले लिया, तो ये कितना हो गया, 4 इंटू कितना हो गया 42। इनको मिलाकर भी नहीं बनना है तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसके अलावा और क्या पॉसिबल हो सकता है, देखिए एक काम करते हैं, हम अगर इसको भी ले लेंगे पूरे को, तीनों 2 को एक साथ ले लेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 21, ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, हम एक काम करते हैं, यहाँ से अगर हम 3 को अलग कर देते हैं, ठीक है, इधर हमने 7 लिया, साथ में हमारे पास ये 3 2 बचे हैं, इनको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है किसी तरीके से। ठीक, इधर आपने एक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3 इंटू 2, बाकी के जो दोनों 2 बचे थे वो यहाँ पर कर दिए, तो 2 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 28, और ये कितना हो गया 6। अब देखिए 6 और 28 से आप 22 तो बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले 168 में 6 और 28 आया, एक नंबर नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, क्यों, इनका प्रोडक्ट हमारे पास नेगेटिव है, तो इसका मतलब एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव कैसे पता चलेगा कौन सा होगा, वो सम डिसाइड करता है। दोनों को मिलाकर अगर कोई नंबर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब लार्जर नंबर नेगेटिव होना चाहिए और स्मॉलर पॉजिटिव होना चाहिए, तभी पॉसिबल हो सकता है कि सम इसका -22 है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो गया, माइनस का 28 हो गया, तो इस तरीके से आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये हो गया माइनस का 28x प्लस का 6x, यह माइनस का 21 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर ही 8x²। देखिए ये जो पूरा सिचुएशन है
इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि आपके पास 168 के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर आप एक एक पेयर लेने लग जाएंगे तो बहुत सारे पेयर्स बन सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको क्या करना है कि एक एक ट्रायल एंड एरर मेथड से करके देखते रहना है कि कौन कौन से पेयर बन सकते हैं। जब हमने सारे 2 के ले लिए थे पेयर्स, फिर हमने 3 को एक बार 2 से कंबाइन करने की कोशिश करी और बाकियों को 7 से करने की कोशिश करी। तो जैसे ही हमने 3 को 2 से करा था तो ये 6 बना और बाकी का 28 बना। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हमारा ये आंसर आ गया था। तो जैसे ही हमने ये सारे फेल अटैम्प्ट किए, उसके बाद हमारे पास लास्ट ये एकदम से आ गया, ठीक है। तो यहीं पर आपको इस तरीके से करते रहना पड़ेगा। प्रैक्टिस जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे आपको ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब इसमें देखिए, क्या आप कुछ कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल, x तो हम कॉमन ले सकते हैं। साथ में क्या आप इसमें से कोई और फैक्टर कॉमन ले सकते हैं? 8 भी 4 से डिविजिबल है, 28 भी 4 से डिविजिबल है, तो हम इसमें 4 भी कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें देखिए, आपने 4 बाहर ले लिया तो बचा 2, x बाहर ले लिया तो बचा x, यहाँ पर 4 बाहर ले लिया तो बचा कितना 7, x बाहर ले लिया तो बचा कुछ भी नहीं, ठीक है। इसी तरीके से आप इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं? 6 और 3 में, 6 और 21 में आप 3 कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ पर 3 आपने निकाल लिया तो यहाँ पर बचा 2x, यहाँ से 3 निकाल लिया तो ये बचा कि 7 = 0। अब ये 2x - 7, ये 2x - 7, तो यहाँ पर ये हो गया 2x - 7, ठीक है। बाकी का अंदर कितना बचा? ये बचेगा 4x और ये बचेगा 3 = 0। इस पार्ट को अगर आप 0 से इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा x = 7/2। इस पार्ट को अगर आप 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3/4। तो यही हमारे आंसर है। इतना क्लियर हो गया। देखिए, फैक्टराइजेशन मेथड या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में सिर्फ यही एक पार्ट है जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका हो गया, बाकी सब में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली में काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है। वैसे अगर आप एक्सरसाइज 4A करेंगे ना तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को इधर इस पेज पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देख लेते हैं क्या कहा गया है। हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करना है और सॉल्व कहा गया है कि सॉल्व x6x² + 40 = 31। इसमें हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 6x² + 40 = 31x, ये हमारे पास इक्वेशन है। इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले तो इसको हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं। तो ये हो जाएगा 6x² माइनस का 31x और ये प्लस का 40 = 0, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस का था तो इसलिए माइनस का हो गया यहाँ पर। इतना क्लियर हो गया। अब ये देखिए, इसमें हम हमेशा जब भी इसको सॉल्व करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि मिडिल टर्म को देखते हैं, उसको स्प्लिट करने वाले हम। तो इसका सम कितना होना चाहिए? कोई भी ऐसे 2 नंबर्स हमें चाहिए जिनका सम होना चाहिए -31, और उन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो होना चाहिए इसके और इसके प्रोडक्ट के इक्वल, दैट इज 6 × 40, दैट इज 240। और ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ओवरऑल ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। अब आप देखिए 240 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। अगर आप 240 के फैक्टर्स निकालेंगे तो यहाँ पर ये कितना आएगा? 240 के फैक्टर्स डायरेक्टली मैं सही बताऊँ तो 15 × 16, ये भी इसका एक फैक्टर है। आप मल्टीप्लाई करके देखिए, यहाँ पर 15 को अगर आप 15 कितना होता है? 225, उसमें और 15 ऐड करेंगे तो 240 आ जाएगा। तो ये तो डायरेक्टली यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि ये 2 नंबर्स आएंगे। ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। अब आप देखिए, जब आपका प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव कब हो सकता है? या तो दोनों नंबर्स पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव, या तो दोनों नंबर्स नेगेटिव हो तो पॉजिटिव। अब इसमें दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा हमें सम से। सम अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि दोनों नंबर्स नेगेटिव ही होने चाहिए। अगर पॉजिटिव हो गए तो सम नेगेटिव नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों नंबर्स नेगेटिव हैं। तो यहाँ पर ये नंबर्स होंगे -15 और ये -16। इतना क्लियर हो गया। अब आप इसको स्प्लिट कर दीजिए। जैसे आप इसको स्प्लिट करेंगे तो ये -15x कर दिया हमने और ये -16x, और यहाँ पर ये कितना हो गया? +40 = 0 और ये +6x², ठीक है। -15 और -16 ऐड करके कितना आएगा? -31, ठीक। अब आप देखिए कि इसमें से जब आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हम x को कॉमन ले सकते हैं। तो x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना? एक चीज़ और देखिए, 6 और 15 में हम 3 को भी कॉमन ले सकते हैं। तो ये 3 भी हमने बाहर ले लिया। 3 आपने बाहर ले लिया तो यहाँ पर बचा 2, x आपने बाहर ले लिया तो इधर 1x बचा, इधर से आपने 3 बाहर ले लिया तो यहाँ पर बचा 5, x आपने बाहर ले लिया तो अब कुछ नहीं बचा,
2x माइनस 5 हो गया। इसी तरीके से आप इसमें भी कॉमन ले सकते हैं। इसमें आप 8 कॉमन ले सकते हैं। अगर आप 8 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, मैंने माइनस का भी बाहर वैसे कॉमन ले लिया है। 8 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर ये बचा x। अब यहाँ पर देखिए 8 अगर बाहर चला गया तो कितना बचेगा, सिर्फ 5। लेकिन हमने माइनस बाहर लिया तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस, माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर हो गया। ये 2x माइनस 5, ये 2x माइनस 5, तो ये आप कॉमन ले सकते हैं। साथ में इधर कितना बचा 3x, और ये कितना बचा माइनस का 8 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अगर आपके पास ये पूरा टोटल टर्म 0 के इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि या तो ये पार्ट इक्वल टू 0 होना चाहिए या तो ये पार्ट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये 0 के इक्वल हुआ तो x इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस का 5/2, सॉरी माइनस 5 नहीं, प्लस का 5/2 होगा, क्योंकि ये 5 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अगर ये पार्ट 0 के इक्वल हुआ तो x इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 8 उधर जाएगा तो ये प्लस का 8 हो जाएगा, 3 नीचे डिवाइड में आ जाएगा तो ये 8/3 होना चाहिए। तो ये दोनों आंसर है आपके। इतना क्लियर हो गया। इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये पार्ट क्लियर हो गया है तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट वाले पार्ट को भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। आई थिंक ये क्वेश्चन 10 भी इधर हो ही जाएगा क्योंकि हाफ पेज तो बचा ही है। सो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, CBSE 2013 में भी आया था। कहा गया है कि 4√3x² प्लस 5x, तो ये 4√3x² प्लस 5x माइनस का 2√3 इज इक्वल टू 0। जब भी आपके पास रूट्स आए ना और कहा जाए कि भाई फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करिए, तो मैं आपको सिंपल चीज़ बता देता हूँ कि कहीं ना कहीं आप फैक्टर्स इसके कैसे बनाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज होते हैं, तो चलिए इसको भी देखते हैं। ये आपका मिडिल टर्म है, इसको आपको स्प्लिट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे दो नंबर्स हमें बनाने हैं जिनका सम किसके इक्वल होना चाहिए, इस मिडिल टर्म के इक्वल, दैट इज़ +5, और जिनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल, दैट इज़ 4 × √3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 2√3, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। 4 × 2 कितना हो गया 8 हो गया, √3 × √3 कितना हो गया 3 हो गया, 8 × 3 कितना हो गया 24, तो माइनस का 24 आ गया, ठीक है। इसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 8 और 3, ये दोनों फैक्टर्स हो सकते हैं, ये अभी हमने यहीं से देखा है। अब आप खुद सोचिए 8 और 3 को मिलाकर क्या 5 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। अगर एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पर भी यही चाहिए हमें कि एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, ताकि मल्टीप्लिकेशन भी नेगेटिव आए। तो सबसे इंटरेस्टिंग बन के आ रहा है +8 और माइनस का 3, तो इसको आप स्प्लिट कर दीजिए +8x में और ये माइनस का 3x में, और यहाँ पर ये हो गया माइनस का 2√3 इज इक्वल टू 0, और साथ में ये 4√3x²। इन दोनों में देखिए यहाँ पर अगर आप x कॉमन लेंगे, एक तो x कॉमन ले सकते हैं, साथ में 4 भी कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में 4 फैक्टर है। 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कितना बचेगा √3, x आपने बाहर ले लिया तो बाकी का कितना बचा x, यहाँ से आपने 4 बाहर ले लिया, x बाहर ले लिया, तो यहाँ पर कितना बचा 2। इसमें आपने माइनस कॉमन ले लिया, लेकिन आप देखिए ये 3 है और ये √3 है। यहाँ पर भी अगर आप √3 से डिवाइड करेंगे दोनों पार्ट को तो ये क्या होगा, √3 इसमें से बाहर ले लेंगे तो एक √3 बचेगा, क्योंकि √3 × √3 कितना होता है 3 होता है। तो हमने 3 में से एक √3 निकाल दिया तो बाकी का दूसरा √3 बचा, ये x बचा रहेगा। साथ में √3 बाहर आ गया, माइनस का बाहर आया था तो इसका मतलब प्लस का अंदर होगा और वो सिर्फ 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। √3x + 2 √3x + 2, इन दोनों को भी आप कॉमन ले सकते हैं। अब देखिए जब आपने ये दोनों कॉमन ले लिया इनमें से तो बचा कितना, ये हो गया 4x और ये बचा माइनस का √3 इज इक्वल टू 0। अगर ये पार्ट 0 के इक्वल होगा तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि √3x + 2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, देन x इज इक्वल टू कितना होगा माइनस का 2/√3। इतना क्लियर हो गया। अगर ये पार्ट 0 के इक्वल हुआ तो मतलब 4x - √3 इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब 4x इज इक्वल टू √3 है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू √3/4 है, या तो ये होगा। तो इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो हैं x इज इक्वल टू माइनस का 2/√3 एंड √3/4, ये इसके सॉल्यूशन है, ये आंसर है। इतना क्लियर हो गया किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो रूट वाले जो इक्वेशंस होती हैं या क्वेश्चंस होते हैं वो इतने टफ नहीं होते हैं, वो काफ़ी इजी होते हैं और बहुत जल्दी सॉल्व हो सकते हैं। तो ये पार्ट क्लियर हो गया। अब ये पार्ट अगर क्लियर हो गया है तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कुछ डिफरेंट दिया गया है कि नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर कहा गया है कि सॉल्व 4x² - 12x + 9 इज इक्वल टू 0।
तो ये तो सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें सॉल्व करना है 4x² - 12x + 9 = 0। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए कि यहाँ पर, हाँ ये 12x = 0 ही है। ठीक है, अब आप देखिए इस पार्ट को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल बेसिक मेथड से, जैसे मैं आपको बताता आ रहा हूँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। ये मिडिल टर्म है, हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सम कितना होना चाहिए, -12, और साथ में उनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, इसके और इसके प्रोडक्ट के इक्वल, दैट इज़ 4 × 9 कितना हो गया, 4 × 9 36 हो गया। अब वो दो नंबर क्या हो सकते हैं, 6 और 6, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, लेकिन सम तो नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों नंबर नेगेटिव होने चाहिए, क्योंकि दोनों नंबर नेगेटिव होंगे तो उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव हो जाएगा और साथ में सम भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको स्प्लिट कर दिया, -6x और ये -6x + 9 = 0 एंड देन 4x²। इसमें से अगर आप कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, 2 और x, आप ये कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2 भी फैक्टर है, साथ में x भी कॉमन ले लिया। x बाहर चला गया तो x बचा, 2 बाहर चला गया तो बचा 2, यहाँ से 2 हमने कॉमन ले लिया तो बचा 3, यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया तो कुछ भी नहीं बचा। इसमें देखिए यहाँ पर आप 3 कॉमन ले सकते हैं तो ये -3 आ गया, हमने x 2x - 3 कर दिया = 0। अब 2x - 3 2x - 3 इन दोनों में कॉमन ले सकते हैं, फिर बचेगा कितना, यहाँ पर बचा 2x और यहाँ पर बचा 3, तो 2x - 3 = 0। सो इसका मतलब 2x - 3 का होल स्क्वायर = 0, देन x = कितना हो गया, 3/2। ये आंसर आ गया, क्योंकि ये पूरा स्क्वायर है तो मतलब ये इसके इक्वल टू 0 है, तो मतलब ये है कि 2x - 3 = 0 होगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ से x = 3/2 लिख सकते हैं। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक बात बताइए, आपके पास इक्वेशन है 4x² - 12x + 9 = 0। आपको नहीं लगता कि 2 एक किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2² x², साथ में ये -12x प्लस ये 3² हो गया। अगर हम इसको देखें तो 2x का होल स्क्वायर है, माइनस का अगर आप इसमें से 2 बाहर ले लें फिर 3 बाहर ले लीजिए तो 2 × 3 कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब 6 यहाँ पर बचा कितना, सिर्फ 2 बचा और फिर x बचा प्लस 3 का होल स्क्वायर। आप ये देखिए ये a² + b² माइनस का 2 × a × b, 2ab हो गया ये। ठीक है, तो एक तरीके से ये a², ये b², ये माइनस का 2ab इस टाइप के फॉर्म में बनकर आ रहा है। और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये a - b का होल स्क्वायर का होता है। तो इसका मतलब जिस तरीके से ये a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है तो ये टर्म भी क्या हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 2x - 3 का होल स्क्वायर। 2x - 3 का होल स्क्वायर क्यों, क्योंकि a जो था वो 2x था और b कितना था 3। ठीक है, तो ये a - b का होल स्क्वायर मतलब a - b इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते थे। तो जैसे ये नंबर आया था वैसे ये नंबर आया था, आप किस तरीके से निकालने वाले हैं ये आप पे डिपेंड करता है। इतना क्लियर हो गया, तो ये पार्ट पूरा क्लियर हो गया किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं उसमें क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है, ये तो CBSE में 2 बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि 4x² - 4ax + a² - b² = 0। ये हमें सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम इसमें लिख लेते हैं 4x² - 4ax + a² - b² = 0। ठीक है, सबसे पहले जब हम बात करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड की या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड की, तो उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करते हैं जिनका सम कितना होना चाहिए, इसके इक्वल, मिडिल टर्म के इक्वल, दैट इज़ -4 है। और उनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो होना चाहिए इसके और इसके प्रोडक्ट के इक्वल, दैट इज़ 4 × a² - b²। ठीक है, आप सिंपल चीज़ सोचिए, इसका अगर आप फैक्टर्स निकाल के देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 × a² - b² का भी फैक्टराइजेशन करेंगे तो a - b × a + b हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। कोई दो नंबर का जो सम है वो -4a है, वो कैसे हो सकता है। सपोज आपने a - b लिया एक नंबर, दूसरा नंबर ले लिया a + b। ठीक, अब अगर आप इसका जो प्लस करेंगे, इन दोनों का ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, ये आएगा 2a। ऐड करके देखिए, जैसे आप इन दोनों का ऐड करेंगे भाई a - b + a + b, इन दोनों का ऐड करेंगे तो b कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 2a। तो इन दोनों का सम तो 2a आ रहा है लेकिन हमें चाहिए 4a, तो इसका मतलब इसमें एक 2 ले लीजिए और इसमें एक 2 ले लीजिए। अब देखिए ये 2 टाइम्स ऑफ a - b था और ये 2 टाइम्स ऑफ a + b था, जब ये कैंसिल आउट होंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 टाइम्स ऑफ 2a।
दैट इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, अब भी देखिए यहाँ पर प्लस का 4 आएगा, माइनस का नहीं आएगा। सम अगर नेगेटिव है और प्रोडक्ट पॉजिटिव है मतलब दोनों नंबर नेगेटिव थे, दैट्स इट। तो इसका मतलब इसको आप ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक हो जाएगा माइनस का 2 a माइनस बी एक्स, और ये दूसरा क्या हो गया माइनस का 2 a प्लस बी एक्स। जो बाकी का नंबर था वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और साथ में 4x स्क्वायर। तरीका ये है कि आपको किस तरीके से फैक्टर्स सेलेक्ट करने हैं। फैक्टर्स में हमने सबसे पहले इन दोनों को रखा, जब इनको ऐड करके देखा कि भाई हमने ये देखा कि भाई a माइनस बी प्लस a प्लस बी को ऐड करेंगे तो b तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2a, मतलब हम उसके पास पहुंच रहे हैं। लेकिन अभी भी हमारे पास कुछ ना कुछ इसमें मिसिंग पार्ट है। तो हमने क्या करा, जो हमने नंबर्स लिए थे उनको डबल डबल कर दिया। जब डबल करेंगे तो आंसर भी डबल आएगा, तो आंसर कितना आया 4a आया। इस तरीके से हमने प्रोसीड किया। तो हमने 4a निकाल लिया लेकिन नेगेटिव चाहिए था, फिर हमने माइनस का साइन इंट्रोड्यूस किया। तो स्टेप बाय स्टेप मेथड कैसे होता है, किस तरीके से आप अप्रोच करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई नंबर नहीं है, नंबर नहीं होता है, तो इस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप इसमें से क्या फैक्टर ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 4 में भी 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आ रहा है। साथ में आप x भी कॉमन ले सकते हैं। बचेगा कितना, यहाँ से 2 ले लिया, यहाँ से x ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ पर बचेगा x। अब यहाँ से 2 ले लिया और x ले लिया तो बचा कितना a माइनस बी, तो ये माइनस का a माइनस बी। ठीक है, इसमें आप देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर अगर हम माइनस का a प्लस बी कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना हो गया, a प्लस बी अगर आपने बाहर ले लिया तो बचेगा 2 और x, तो ये 2x हो गया। माइनस आपने बाहर कॉमन ले लिया था तो यहाँ पर एक सेकंड ये प्लस था तो ये प्लस रहेगा। ठीक है, जब आप माइनस बाहर ले लेते हैं तो यहाँ पर प्लस का जो टर्म है वो इधर माइनस हो जाएगा। क्यों, माइनस माइनस होना चाहिए प्लस, इसलिए हमने इधर भी माइनस इंट्रोड्यूस कर दिया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये एक्चुअली में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो होता है। भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या था, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और हमने a प्लस बी बाहर ले लिया तो बचा कितना इसके अंदर a माइनस बी, तो यहाँ पर a माइनस बी हो गया। दैट्स इट, इज इक्वल टू 0। 2x माइनस ए माइनस बी, 2x माइनस ए माइनस बी, तो यहाँ पर ये 2x माइनस ए माइनस बी ये हो गया। बाकी का अंदर कितना बचा, यहाँ से बचेगा 2x और यहाँ से बचेगा माइनस का a प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसको अगर आप 0 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a माइनस बी, क्योंकि ये माइनस था तो इधर आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और साथ में x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a माइनस बी बाय 2, क्योंकि ये 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसी तरीके से जब आप इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो ये 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस इधर चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा और ये a प्लस बी। सो x इज इक्वल टू कितना हो गया a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, ये आंसर आ गया। इस तरीके से आंसर आएगा। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। तो इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो आइदर a माइनस बी बाय 2 होगी या आइदर a प्लस बी बाय 2 होगी, दोनों आंसर पॉसिबल है। यही था इसका सिंप्लीफिकेशन। इतना क्लियर हो गया फैक्टराइजेशन मेथड से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक टर्म नहीं है हमारे पास, कोई एक कोफिशिएंट नहीं है जिसके बेसिस पे आप डिस्कस कर पाएँ, क्योंकि कोफिशिएंट की एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं दी गई ना, जैसे हमारे पास कोई नंबर्स के फॉर्म में दिया गया था, यहाँ तो a और b के फॉर्म में दिया गया है, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन इतना ज़्यादा कन्फ्यूजिंग भी नहीं है ये। ठीक है, तो बस आपको प्रैक्टिस लगेगी तो उसके बाद ये आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 4a एक्सरसाइज अगर आप पूरी सॉल्व कर लेंगे तो इतना लिटरली गारंटीड कह सकता हूँ मैं आपको कि आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजीली हो पाएंगे, आप इजीली कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, सो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो चुका है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन 13 में दिया गया है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये CBSE 2015 में हमारे पास क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास नंबर क्या है, 9x स्क्वायर माइनस का 6b स्क्वायर इंटू एक्स माइनस का a रेज टू पावर 4 माइनस b रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, या यूँ कहें कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। मैं आपको सिंपल चीज़ एक पूछता हूँ कि भाई हमारे पास कोई ऐसे दो नंबर हमें पहले बनाने पड़ेंगे ना जिनका सम कितना होना चाहिए, इसके मिडिल टर्म के बराबर, दैट इज़ माइनस का 6b स्क्वायर, और साथ में जिनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो होना चाहिए 9 और इसके प्रोडक्ट के इक्वल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू
यहाँ पर देखिए, अच्छा ये माइनस है ये प्लस है, तो ये ओवरऑल माइनस रहेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ये जो प्रोडक्ट है वो माइनस होना चाहिए। माइनस का 9 इंटू कितना हो गया, a⁴ माइनस b⁴। इतना क्लियर हो गया। अब आप देखिए इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। 9 के जो फैक्टर्स हैं वो तो हो गए भाई हमारे पास ये 3 इंटू 3, ठीक है। साथ में a⁴ माइनस b⁴ का आप क्या बोल सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं भाई a² माइनस b² इंटू a² प्लस b²। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये a² का होल स्क्वायर है और ये b² का होल स्क्वायर है। मतलब मैं आपको सिंपल चीज़ ये बता रहा हूँ कि भाई a² माइनस b² का होल स्क्वायर और इसका b²। तो एक तरीके से इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, a² माइनस b² इंटू a² प्लस b²। ये वही वाला पार्ट है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए, अगर आप चाहें तो इसको भी फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन हम सिंपल चीज़ एक काम करते हैं, एक 3 को इसके साथ इंक्लूड कर देते हैं और एक 3 को इसके साथ इंक्लूड कर देते हैं। तो नंबर्स क्या आएंगे, 3 इंटू a² माइनस b², और साथ में दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, 3 इंटू a² प्लस b², ठीक है। अब आपके पास एक ये माइनस भी है, कोई दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव कैसे हो सकता है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव तब हो सकता है कि आइदर एक टर्म पॉजिटिव हो एक टर्म नेगेटिव हो, और हमें नहीं पता भाई कौन सी टर्म पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है। हमने तो इसको नेगेटिव ले लिया, इसको पॉजिटिव ले लिया। अब आप देखिए, अगर आप इसको ऐड करेंगे 3a² माइनस 3b², इसको ऐड करेंगे इसके साथ, दैट इज़ माइनस का 3a² और फिर साथ में माइनस का 3b²। जब आप ऐड करते हैं तो ये 3a² कैंसिल आउट हो जाता है, माइनस का 3b² माइनस का 3b², दैट इज़ माइनस 6b², ये टर्म आ जाता है। इसका मतलब ये है कि ये ऐड करने के बाद माइनस का 6b² आ रहा था। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर ऐड करने के बाद यही नहीं आता तो हम इसमें साइन चेंज कर देते, एक इसको माइनस कर देते, इसको प्लस कर देते, लेकिन हमारे यहीं पर आंसर आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो नंबर्स लिए हैं ये बिल्कुल प्रॉपर हैं, इनका प्रोडक्ट भी हमें पता है क्योंकि प्रोडक्ट से ही ये नंबर निकाले हैं। अब ये नंबर वहीं से निकाले तो इसका मतलब प्रोडक्ट तो यही रहेगा, और साथ में इन दोनों का जो सम करके हमने देखा तो हमें यही पता चल गया, माइनस का 6b² आ रहा है। अब इसका मतलब ये है कि इस नंबर को हम स्प्लिट कर सकते हैं दो पार्ट में, दैट इज़ दीज टू नंबर्स। तो ये हो गया प्लस का 3a² माइनस b² इंटू x, और साथ में दूसरा क्या हो गया, माइनस का 3a² प्लस b², और ये कितना था, माइनस का a⁴ माइनस b⁴ इज इक्वल टू 0, और ये कितना था 9x², ठीक है। अब सबसे पहले आपको इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, साथ में x भी कॉमन ले सकते हैं। तो बचेगा कितना, इधर से 3 बाहर चला गया तो ये बचा 3, इधर से x बाहर चला गया तो बचा एक x, 3 और x बाहर चले गए तो बचेगा कितना, a² माइनस b², तो प्लस a² माइनस b²। ये हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब आप देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन दोनों में अगर आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये माइनस का 3 कॉमन ले लिया, और हमें पता है कि a⁴ माइनस b⁴ में क्या था, ये वाला फैक्टर और ये दोनों फैक्टर्स, a² माइनस b² इंटू a² प्लस b², मतलब a² प्लस b² इसके अंदर है फैक्टर। तो हम a² प्लस b² को भी बाहर ले सकते हैं, लेकिन एक काम करिए 3 मत लीजिए, क्यों, क्योंकि इधर 3 नहीं है, तो इसलिए हमने 3 नहीं लिया, सिर्फ a² प्लस b² ले लिया। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3 और इधर x होना चाहिए था, तो ये x हो जाएगा, ठीक है। और इधर से क्या है, a² प्लस b² बाहर ले लिया आपने, तो यहाँ पर बचेगा a² माइनस b²। इतना क्लियर हो गया, लेकिन हमने माइनस भी बाहर लिया था तो यहाँ पर ये प्लस का आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो मैं आपको यहाँ से पहले लिख के दिखा देता हूँ सही से। मैं एक काम करता हूँ, पूरा पार्ट ही सही से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, पता चला है कि यहाँ पर ही आपको कन्फ्यूजन हो रहा है। इंटू एक्स माइनस का 3a² प्लस b² इंटू एक्स माइनस का a⁴ माइनस b⁴ इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये टर्म था, इसको हमने क्या करा, इसमें से तो 3 कॉमन लिया, साथ में x ले लिया, तो 3 और x हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ से 3 बचा, यहाँ से x बचा, ये तो आपको ऑलरेडी क्लियर है। ये भी 3 और x निकल गया, तो यहाँ पर बचेगा a² माइनस b², इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैंने माइनस का कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो दोनों अंदर प्लस में आ जाएगा, क्योंकि इधर भी माइनस था इधर भी माइनस था, ठीक है। चलिए ये पार्ट क्लियर हो गया। इधर हम 3 पहले मैं लेने वाला था, बट पता चला कि इधर 3 है ही नहीं, ठीक है, तो हम वो कॉमन ले नहीं सकते हैं। लेकिन हम एक चीज़ और कॉमन ले सकते हैं, इसमें से a² प्लस b² कॉमन ले लिया, ठीक है। a² प्लस b² आप कॉमन लेते हैं और माइनस कॉमन लेते हैं तो बचेगा कितना, 3 और x, तो 3x।
यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली में किसका प्रोडक्ट है, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपने ये पार्ट बाहर निकाल दिया, बचा अंदर सिर्फ ये पार्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट क्योंकि माइनस आप बाहर लेकर गए थे तो इधर प्लस आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब 3x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा पार्ट आप कॉमन ले सकते हैं, प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें देखिए ये 3x हो गया, ये 3x हो गया, ये पार्ट कितना हो गया, माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर आप 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 3। और यहाँ से अगर आप इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये x इज इक्वल टू कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 3। ये दो आंसर है। तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि भाई हमारे पास जो आंसर है वो x इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 3, एंड देन यहाँ पर ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 3, ये आ गया आंसर, ठीक है। सो ये आपके ओवरऑल आंसर है। इतना क्लियर हो गया। मेन पार्ट सिर्फ इसमें यही है, ये वाला फैक्टर्स आपको लेने आने चाहिए। जो भी आपके नंबर्स बनकर आएंगे बस उसको यहाँ पर रख दीजिए, दोनों को अलग अलग करके। अब जब आप इन दोनों नंबर्स को रखते हैं अलग अलग करके, बस उसमें x और इंक्लूड कर दीजिएगा। हमारे पास ये और ये फैक्टर्स बनकर आए थे, ये दो नंबर्स बनकर आए थे, इसमें हमने x और इंक्लूड कर दिया, बस और कुछ नहीं। तो ये पार्ट आपका क्लियर हो गया। सो आई होप आपको ये सारे एग्जाम्पल्स क्लियर हो चुके होंगे। अब हमारे पास बाकी के जो एग्जाम्पल्स बचे हैं क्वेश्चन नंबर 22 तक, 22 है या 21, तो हमने 13 तक एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए। अब हम 21 तक, आई थिंक इसमें हाँ 21 ही 22 एग्जाम्पल्स तक दिया गया है, तो ये हम बाकी सारे एग्जाम्पल्स नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। सो आई होप आपको ये लेक्चर पूरा कंप्लीट क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।